मैं डॉक्टर अश्विनी महाजन, प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट VYT ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज मैं अपना लेक्चर BA भाग 1 पेपर सेकंड का सेकंड यूनिट भारतीय समाज की संरचना, ग्राम, कस्बा तथा नगर के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा यह लेक्चर 15-15 मिनट का 3 भागों में हो सकता है। तो ये पहला भाग है। पहले भाग के रूप में मैं लेना चाह रही हूँ कि भारतीय समाज की संरचना, ग्राम, कस्बा तथा नगर। किसी भी समाज की भौतिक संरचना के निर्माण में जिन समुदायों का योगदान होता है, उनमें गांव, कस्बा तथा नगर का प्रमुख स्थान होता है। ये भिन्न समुदाय इसलिए है क्योंकि इनकी सामाजिक परिस्थिति, भौतिक संरचना तथा जीवन शैली में काफ़ी भिन्नता होती है। गांव या ग्रामीण समुदायों का प्रारंभ संभवतः उस समय हुआ जब से मानव घुमंतु या खानाबदोश जीवन को त्याग कर कुछ परिवारों के साथ मिलकर एक स्थान पर बसा। इस प्रकार गांव स्थायी जीवन का परिचायक है। गांव की उत्पत्ति के साथ ही कृषि का भी प्रत्यक्ष संपर्क है। गांव का स्वरूप उस समय स्पष्ट हुआ जब मानव को कृषि कला का ज्ञान प्राप्त हुआ। वह जमीन के साथ बस गया और एक स्थान पर रहने के लिए मजबूर हो गया। इससे स्थायी जीवन की नींव पड़ी। गांव एक ऐसा समुदाय है जिसमें अधिकांश व्यक्ति खेती या खेती से संबंधित छोटे छोटे व्यवसायों के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। इनका जीवन सरल, आत्मनिर्भर होने के साथ ही प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। इस प्रकार मानव संस्कृति का इतिहास गांव से ही प्रारंभ हुआ है। ग्राम, अब हम ये देखते हैं कि ग्राम की अवधारणा क्या है। तो ग्राम एक बहुत ही सरल शब्द समझा जाता है, लेकिन इसे परिभाषित करना कठिन कार्य है। कुछ व्यक्ति गांव का तात्पर्य किसानों की बस्ती को मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान क्षेत्रीय समूहों द्वारा थोड़े से व्यक्ति प्राथमिक संबंधों में बंधे और खेती के द्वारा आजीविका चलाते हैं। डॉक्टर AR देसाई, उन्होंने उनकी बुक है ग्राम समाजशास्त्र में ग्राम मानव के सामूहिक निवास की प्रथम व्यवस्था और कृषि व्यवस्था के विकास का उत्पादक है। ऐसा AR देसाई के विचारों के अनुसार है, और जिसके अंतर्गत उनका ये मानना है कि गांव वह समुदाय है जिसमें व्यक्तियों के संबंध सरल, प्राथमिक तथा परंपरागत होते हैं और उत्पादन का उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अब हम यह देखते हैं कि गांव का विकास किस प्रकार हुआ। ऑकबर एवं नेमकॉफ ने 3 स्तरों के द्वारा इसे स्पष्ट किया है। जो पहला स्तर है, उस आधार पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने का स्तर जो था, वो लोग छोटे छोटे समूहों में रहकर स्थायी परिवर्तन करते रहते थे और जंगली जानवरों को मारकर एवं पौधों की जड़ों को खाकर अपना पेट भरते थे। दूसरा जो स्तर ऑकबर ने बताया है, वो इस प्रकार है कि पशुपालन युग में पशुओं को मारने की बजाय उनको पालकर और अपनी आजीविका चलाते थे। और तीसरा जो स्तर ऑकबर ने बताया है, वो ये है कि खेती के द्वारा आजीविका। गांव में ना तो किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति थी और ना ही व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए नियमों की कोई व्यवस्था थी। उस समय बाद व्यक्तिगत संपत्ति की भावना बढ़ने लगी। खेती का कार्य व्यक्तिगत रूप से किया जाने लगा। इस प्रकार आधुनिक गांव की नींव तब पड़ी जब कृषि में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को महत्व दिया जाने लगा। अब हम देखते हैं, ऑकबर एवं नीमकॉफ ने तो ये 3 स्तर बताए
उसके आधार पर ये मैंने प्रस्तुत किया है। उसके बाद है गांव का प्रकार। तो गांव के प्रकार के रूप में हम देखते हैं कि सामाजिक संगठन और सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से सभी ग्रामीणों की प्रकृति एक दूसरे से समान प्रतीत होती है, लेकिन गांव का भौतिक स्वरूप और व्यावसायिक प्रवृत्ति के बीच भिन्नता देखी जा सकती है। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने भारतीय गांव को 6 आधारों पर विभाजित किया है। उसमें जो पहला उनका आधार है वह है आकार, जनसंख्या और भूभाग के आधार पर। दूसरा जो उन्होंने किया है तो प्रजातीय भिन्नता, जातीयता के आधार पर। और तीसरा भूस्वामित्व के आधार पर। अधिकार और सत्ता की प्रवृत्ति के आधार पर चौथा है। और पांचवा उन्होंने कहा है कि दूसरे समुदायों से पृथकता। और छठवां है स्थानीय परंपरा के आधार पर। इसी प्रकार टाइप्स के रूप में या प्रकार के रूप में गिलिन और गिलिन ने भी प्रकार बताए हैं। उसमें पहला है कृषि करने वाले गांव। यह गांव आकार में छोटे, जीवन स्तर सामान्य और यहाँ के लोग परंपरावादी प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा जो गिलिन ने बताया वो है टाइप्स के रूप में, दूसरा है गैर कृषि वाले ग्राम। ऐसे ग्रामों को काश्तकारों, कारीगरों, शिल्पकारों का ग्राम भी कहा जाता है। ऐसे गांवों की भूमि खेती के योग्य नहीं होती। और तीसरा उन्होंने बताया औद्योगिक गांव। उद्योग में गांव के लोग श्रमिक का कार्य करने ऐसे गांव में व्यावसायिक गतिशीलता बढ़ने के साथ उसमें नगरीय विशेषताओं का समावेश होने लगता है। और चौथा उन्होंने टाइप्स के रूप में बताया प्रकार के रूप में कि उपनगरीय ग्राम। नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए गांव को उपनगरीय गांव कहा जाता है। खेती के अतिरिक्त बहुत से ग्रामीण नगर के उद्योगों में जाकर काम करते हैं। यहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं में भी ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का मिश्रण देखने को मिलता है। इसी प्रकार इरावती कर्वे ने 3 भागों में गांव के प्रकार को विभाजित किया है। उसमें है पहला समूहीकृत एवं केंद्रक ग्राम। इस ग्राम में जिनमें गांव के लोग एक दूसरे के आमने सामने मकानों का निर्माण करके रहने लगते हैं। और दूसरा है हेमलेट ग्राम। इस तरह के गांव का निर्माण एक ही वंश अथवा नातेदारी से संबंधित होते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के गांव अधिकतर बसे होते हैं। और तीसरा उन्होंने ये बताया पंक्ति नुमा ग्राम। यह ग्राम मुख्य मार्गों के दोनों ओर मकानों की लंबी कतार के साथ बने होते हैं। समुद्री तटों में इस तरह के गांव विशेष रूप से बसे होते हैं। उसके बाद इन्होंने पंक्ति नुमा ग्राम के बारे में बता दिया। इस प्रकार इन्होंने 3 प्रकार बताए। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राम की मुख्य विशेषताएं क्या है। भारतीय ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है। 70% गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से भी कम है। दूसरा, कृषि ही मुख्य व्यवसाय। ग्रामीण समुदाय में अधिकांश व्यक्ति कृषि के द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं। और तीसरी विशेषता के रूप में परिवार का महत्व। व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा मान सम्मान का निर्धारण उसके परिवार की पृष्ठभूमि में ही होता है। सामाजिक धार्मिक उत्सवों में परिवार का सम्मानित होना या बदनाम होना उसके सदस्यों की स्थिति को प्रभावित करता है। और चौथा है धर्म का महत्व। ग्रामीण समुदाय का कोई भी सदस्य ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिसे धर्म विरोधी कहा जाए। इस प्रकार से ये 3 विशेषताएं हैं। इसी आधार पर व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपने धार्मिक नियमों, परंपरागत विश्वासों, प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करे। और नेक्स्ट जो विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं जीवन में स्थिरता के रूप में ग्रामीण समुदाय का जीवन स्थिर और एवं परिवर्तनशील है। औद्योगिक परिवर्तनशील इस रूप में क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण ग्राम
समुदाय का रूप तेजी से बदल रहा है। यह समुदाय आज भी परंपराओं से बंधा हुआ है। और नेक्स्ट विशेषता के रूप में श्रम के विशेषीकरण का अभाव। ग्रामीण समुदाय में एक व्यक्ति हल चलाना, फसल बोना, सिंचाई करना, फसल को बेचने, बैलगाड़ी की मरम्मत करने जैसे सभी कार्य स्वयं ही कर लेता है। स्त्रियां परिवारों के दायित्वों के निर्वहन के साथ ही साथ कृषि कार्य में भी वह पुरुषों का हाथ बटाती हैं। और नेक्स्ट विशेषता के रूप में है सामाजिक जीवन में समरूपता। यहाँ के लोगों के विचारों, मनोवृत्तियों, कार्य करने के ढंग, उत्सवों को मनाने में अधिक समानता दिखाई देती है। ग्रामीण का जीवन लगभग एक समान पाया जाता है। और नेक्स्ट विशेषता के रूप में गतिशीलता में कमी। ग्रामीण समुदाय में स्थानीय और सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। आजीविका के लिए साधारणतः ये अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते। किसी भी प्रकार के परिवर्तन को धर्म विरोधी समझते हैं, इसीलिए इनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। और नेक्स्ट है जाति व्यवस्था का प्रभाव। गांव में जाति प्रथा का सबसे अधिक प्रभाव होता है। आज भी आपसी संबंधों का निर्धारण, खान पान का संबंध जातिगत नियमों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट विशेषता के रूप में जजमानी प्रथा का प्रभाव। विभिन्न जातियों में पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने में जजमानी प्रथा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जन्म, विवाह, मृत्यु और अन्य उत्सवों और त्योहारों के अवसरों पर माली, धोबी और नाई, तेली, जुलाहा आदि जातियां संयुक्त रूप से जजमान को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता के रूप में संयुक्त परिवार प्रणाली। गांव में 2-3 पीढ़ियों के रक्त संबंधी साथ रहते हैं। परिवार में कर्ता का स्थान सर्वोच्च होता है। सभी सदस्य उसके आदेशों का पालन करते हैं। परिवार के सभी कार्यों में संयुक्त रूप से परिवार के लोग हिस्सा लेते हैं। समुदाय के प्रति परिवार का उत्तरदायित्व अधिक होता है, व्यक्ति का नहीं। और नेक्स्ट विशेषता के रूप में जनमत की प्रधानता। व्यक्ति का व्यवहार गांव के अन्य लोगों की इच्छाओं से ही प्रभावित होता है। गांव में व्यक्ति की प्रतिष्ठा का निर्धारण जनमत के आधार पर होता है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष रूप से पंच परमेश्वर की धारणा का ग्रामीण समुदाय में महत्वपूर्ण समझा जाता है। उसके बाद है अशिक्षा और भाग्यवादिता। ग्रामीण समुदाय आज भी अशिक्षित एवं भाग्यवादी है। शिक्षा को अनिवार्य न समझने के कारण अशिक्षित रह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक अंधविश्वास, कुसंस्कारों के पंजे में दबे रहते हैं। भाग्य पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपनी निम्न स्थिति की शिकायत नहीं होती, इसे दूर करने का प्रयास भी नहीं करते। वे अपने जीवन स्तर से संतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों की गिरी हुई दशा, जिसके लिए गांव की संपूर्ण सामाजिक रचना, मूल्य, आदर्श, संस्थागत उत्तरदायित्व आर्थिक मामलों में भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। परिवार में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन ही रहना पड़ता है। ये लेक्चर अब इसके पश्चात दूसरे भाग में आगे का प्रस्तुत है।